तो आप वैसे कर सकते हो। आपको प्रेशर सिचुएशन की ट्रेनिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे शूटर्स की ये इश्यूज होते हैं कि हम ट्रेनिंग में तो इतना अच्छा कर लेते हैं पर मैच में वहाँ जाकर नहीं होता है, आप डिस्ट्रैक्टेड बहुत होते हो। अगर आप अपने स्कूल के एरिया में आपको पता है कि मुझे ये सब चीज़ें करनी है, आपका रूटीन होता है एक, और जब आप बाहर जाते हो सेम रूटीन फॉलो कीजिए। आप डिस्ट्रैक्टेड मत होइए कि किसने क्या पहना हुआ है, कौन कितना अच्छा लग रहा है, या फिर कौन कितना बड़ा शूटर है, या कौन कितना अच्छा एथलीट है। नहीं, आप वहाँ आपके खुद के लिए हो, अपने खुद के ऊपर फोकस कीजिए। मेरे ख्याल से आपको आपका जवाब मिला होगा। हाँ मैम, उत्कर्ष जी, वैसे तो आपने कोई सवाल छोड़ा नहीं है, लेकिन मैं मनु जी आपको ये बताना चाहूँगी कि आप लखनऊ में बहुत बड़ी इंस्पिरेशन हैं। यहाँ पर 7 नेशनल शूटर्स बैठे हुए हैं, उन्होंने नेशनल्स खेला हुआ है और कुछ मेडल भी लेकर आए हैं। आज इन सब ने स्कूल मिस किया है और ये सब आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, इनके कुछ सवाल हैं। अगर कुछ सवाल बच रहे हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। और मेरा बेटा भी नेशनल शूटर है एंड ही वन nationals at the age of 11 years 3 months. So he is also sitting here. Yeah. Congratulations. मेरा नाम सौम्य कुशवाहा। मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है। जब आप शॉट लेते हैं तो सभी के मन में एक वो रहता है थिंकिंग कि ये 10.9 जाएगा, ये हमारा शॉट कहाँ जाएगा। वो जो थॉट्स होते हैं ना, उसको नहीं कभी कभार कंट्रोल नहीं कर पाते। जैसे मैं शॉट लेती हूँ तो मैं कहती हूँ कि ये प्रोबेबली 9.8 जाएगा, तो वो जाता ही है। तो वो थॉट्स को कैसे कंट्रोल करें कि जैसे कि हम एक परफेक्ट शॉट ले सके। एक तो आप कोई भी प्रोफेशन में हो तो आप प्लीज़ अपनी डायरी मेंटेन कीजिए, वो आपको एक रिकॉर्ड देगी कि आपने कितना इम्प्रूवमेंट दिया है, या फिर जहाँ आपने अच्छा परफॉर्म किया है तो आपने क्या क्या चीज़ें फॉलो की हैं। तो एक डायरी ज़रूर मेंटेन कीजिए, कोई भी स्पोर्ट्स में हो या फिर किसी भी प्रोफेशन में आप हो। दूसरी चीज़ आपने कहा कि मैं सोचती हूँ तो 9.8 होता है, तो वो 9.8 ही हो जाता है। मेरे साथ भी ऐसा होता है एक्चुअली, बट वो मोमेंट है जब आपको रियलाइज़ करना पड़ेगा कि आप प्रोसेस से दूर जा रहे हो। मतलब आप अगर फोकस ही नहीं हो कि मुझे मेरी चीज़ कैसे अच्छे से करनी है और आप रिजल्ट पे ऑलरेडी ध्यान दे रहे हो, तो पहले आप प्रोसेस करोगे, उसके बाद ही तो रिजल्ट आएगा। आप पहले कैसे सोच सकते हो कि मैंने 100% स्कोर कर लिया या फिर मैंने 100 की सीरीज मार दी। आपको पहले आपके प्रोसेस पे ध्यान देना पड़ेगा कि मैं ऐसे करता हूँ, ये मेरी टेक्निक है और ऐसे करने से मुझे अच्छा शॉट चाहिए है। वो चाहे 9.8 हो सकता है, चाहे 10.4 हो सकता है, बट आप जब तक अपनी टेक्निक नहीं स्ट्रॉन्ग करोगे तब तक आपको ऐसे ही रैंडम शॉट्स मिलते रहेंगे। तो आप फोकस करो प्रोसेस पे। जैसे गीता में भी कहा जाता है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो वही है, आप अपना प्रोसेस करो। आप ये मत सोचो कि ये शॉट कहाँ जाएगा, आप सिर्फ अपना 100% दो कि मेरी टेक्निक ये है, मुझे ये फॉलो करना है। थैंक यू। और प्लीज़ आप मेडिटेशन शुरू कीजिए। हमारे इंडिया की ये सभ्यता रही है हमेशा से कि हम योगा में बहुत एडवांस है, तो आप प्लीज़ उसका बेनिफिट उठाइए और आप योगा कीजिए। योगा, मेडिटेशन, फोकस। Good afternoon, ma'am. My name is Adamraj Singh. My question to you is that when I take a shot, then there is a stress in my mind that it will go 8 or 10. So that's why my lack of confidence, my performance is not so better. So can you advise me for some motivation or how to achieve a goal? I think आपने अभी वही सवाल का जवाब दिया, सेम बात है। बट ठीक है, देखो आपको सबसे पहले अपने कॉन्फिडेंस पे काम करना चाहिए। आप बहुत यंग हो और आपकी पेरेंट्स इसमें आपकी हेल्प कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस जहाँ नहीं होता है वहाँ बहुत डिसएडवांटेज होता है, और ज़रूरी नहीं है कि आप कॉन्फिडेंट हर समय फील करो। आप वैसा पोर्ट्रे कर सकते हो, जैसे कहते हैं ना कि आप जो बनना चाहते हो आप उसका इमिटेट करो। आप वैसे हो कि मैं कॉन्फिडेंट बनना चाहता हूँ तो मुझे आज से शुरू करना चाहिए अपने आप को कॉन्फिडेंट प्रेजेंट करने का, चाहे अंदर से आप फिर भी डरे हुए हो। मैं हमेशा नेशनल्स में अगर आपने मुझे देखा होगा मैं बहुत कॉन्फिडेंट लगती हूँ, बट मेरी बहुत बड़ी फटी होती है। मैं बहुत बड़ी सोचती हूँ पता नहीं है ये मैच कैसा होगा, इतने सारे लोग देख रहे हैं, और मैं जैसे ही अरीना में घुसती हूँ सब लोग कहते मनु भागर। मुझे लिटरली सुनाई देता है मेरे कानों में
पीछे से कि लोग बोल रहे हैं, बट आपको वैसे ही रहना है जैसा आप हो। आपको कॉन्फिडेंट रहना है, आपके आसपास की एनर्जी वैसे बनती है। अगर आप कॉन्फिडेंट, अगर आप ऐसे रहोगे, स्लाउच करोगे कि पता नहीं यार मैच है कैसे होगा, आपके आसपास की एनर्जी वैसी होने लग जाती है। अगर आप खुद कॉन्फिडेंट रहोगे तो आप फिर भी अपने आप को कोप अप कर पाओगे। और दूसरी चीज़ सेम, कर्म पे ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। आप सिर्फ फोकस करो आपका प्रोसेस और सिर्फ आप, बाकी सब भूल जाओ कौन है कौन नहीं है। ओके, थैंक यू। बहुत ज़्यादा मदद मिली हुई मनु सवालों के जवाब से, और खासतौर पर जो लोग तैयारी कर रहे हैं उसके लिए, क्योंकि समय का इशारा हो गया है। मैं सेशन को खत्म करूँ उससे पहले सिर्फ 2 चीज़ें। एक जो आपने कहा ये प्रोसेस वाली बात, और इस सारी प्रोसेस में ना हम लोग एक नाम या एक शख्स जिनसे भूल जाते हैं, वो है, हाँ मैं वो सवाल हूँ, पर मुझे लगता है एक सवाल जो मैं बहुत ज़रूर लेना चाहता हूँ, मैंने सोच कर रखा था कि शायद वो इस आखिरी दौर में आएगा, आपके कोच के बारे में। क्योंकि हम सबको वो व्यक्ति तो दिख जाता है जो तैयार हो रहा है, जो जिसमें शोहरत पाई है, जो तैयार है, लेकिन तैयारी करने वालों में पेरेंटल आपने बताया, घर का माहौल आपने बताया, आपके कोच जसपाल राणा अगेन किसी परिचय के मोहताज नहीं, लेकिन वो कैसे आपके पर्सनल कोच के तौर पर किन चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं और उनका इम्पैक्ट क्या है? जी, मैं मतलब आई थिंक बहुत सारे लोग जानते होंगे उनको, जसपाल राणा। वो एक बहुत बड़े शूटर रह चुके हैं और काफ़ी लंबा उनका करियर रहा है। काफ़ी सारे मेडल्स उन्होंने एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने इंडिया के लिए जीते हैं। और उन्होंने मैं बहुत यंग थी जब उन्होंने मुझे पकड़ा था और मुझे तराशा था बेसिकली। मेरा कॉन्फिडेंस उनसे आता है। मैं आज भी कहती हूँ, अगर मेरे कोच नहीं होते मेरा कॉन्फिडेंस बहुत लो होता। मैं मेडल्स जीत रही थी, अभी आई थिंक लास्ट ईयर ही मैंने उनके साथ दोबारा काम करना शुरू किया, और ओलंपिक्स के टाइम में अनफॉर्चुनेटली कुछ इवेंट्स की वजह से हमारा फॉल आउट हो गया था। बट मैंने लास्ट ईयर ही दोबारा उनसे जून में उनके साथ काम करना शुरू किया। और कुछ लोग होते हैं जिनको देखकर आपको कॉन्फिडेंस आता है, जैसे कईयों के पेरेंट्स होते हैं, किसी का बेस्ट फ्रेंड होता है, किसी के फादर होते हैं, किसी का भाई होता है। मेरे वो कोच हैं। मैं जब भी उनको देखती हूँ ना, मुझे ऐसे फील होता है कि चाहे कैसा भी हो, चाहे मेरा मैच अच्छा हो बुरा हो, चाहे मैं गोल्ड जीतूँ, चाहे मैं फाइनल में नहीं आऊँ, वो सब संभाल लेंगे। तो एक उस तरीके का बॉन्ड है हमारा कि वो मेरे गॉड फादर जैसे हैं, और मैं उनको ब्लाइंडली फॉलो करती हूँ कि जो भी वो कहें, जैसे भी वो कहे कि ये मैच खेलना है तो खेलना है, ये मैच नहीं खेलना तो नहीं खेलना। रोज़ सुबह 6 बजे उठना है तो उठना है, रोज़ योगा करना है तो करना है। तो दिस इज माई बॉन्ड विद हिम। हर अच्छी बातचीत वो होती है जिसमें बार बार ये इशारा किया जाए कि समय हो गया है, और मुझे लगता है कि ये उस बातचीत के क्रम को दिखाता है। और जानबूझकर मेरे पास भी कुछ ऐसे सवाल हैं जो मैंने नहीं पूछे, ताकि एक वादा आपसे ले सकूं कि जब अमर उजाला संवाद का अगला मंच होगा तो मनु उन सवालों के जवाब देने के लिए फिर हमारा हिस्सा बनेगी। अगली बार हम ओलंपिक मेडलिस्ट उन मनु भाकर के साथ बात कर रहे होंगे। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंच पर इस पूरे सेशन को खत्म करूं। सुमेधा जी, मैं आपको बुलाना चाहता हूं क्योंकि आपकी एक हसरत है जिसके बारे में पब्लिकली बताना बहुत जरूरी है। सुमेधा जी की एक जिद थी कि मनु डॉक्टर बने। अब मनु क्लास बंद करते करते कराटे, कबड्डी, बहुत सारी चीजों को खेलते खेलते, मार्शल आर्ट करते करते शूटिंग में आ गई हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि अब वो बेटी डॉक्टर नहीं बनेगी, बोली नहीं वो पीएचडी करवाएंगे, उससे स्पोर्ट्स में डॉक्टर तो लिखवाएंगे नाम के आगे। तो जो परिवार की अपनी जिद होती है वो भी पूरी होनी बहुत जरूरी है। और जैसा मनु ने भी कहा कि मेकिंग इन मनु में अगर कोई शख्सियत सबसे बड़ी है तो वो सुमेधा जी है। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ढेर सारी क्लासेस इनको बंक करने दी, आपने हर वो एकेडमी को खोज के दी, आपने हर वो चीज पूरी की। और मनु इंस्टाग्राम पर बहुत एक्टिव है, हम बहुत जल्दी वो वॉलिन वाला एक वीडियो देखना चाहेंगे जहाँ ये वॉलिन बजाती हुई दिखाई दे। हमको बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ आपका भी स्वागत। और मल्लिका मंच पर आगे की कौन कर मैम प्लीज, और मनु से ज्यादा तालियां ताकि ये और डांस सके कि बेहतर मेडल की तैयारी। और वाकई में आज ये साबित हो गया है कि फील्ड में जीतने से पहले हमें अपने मस्तिष्क में, अपने मन में अपनी एक जीत हासिल करनी होगी। और ऐसे पेरेंट्स के लिए भाई जोरदार तालियां होनी चाहिए जो इतना सपोर्ट करते हैं एक आर्टिस्ट को, एक प्लेयर को, कि वो अपने सपनों को पूरा कर सकें। और आज मनु का आभार व्यक्त करने के लिए सबसे पहले मैं मंच पर कुछ खास हस्तियों को आमंत्रित करना चाहूंगी। कैन प्लीज रिक्वेस्ट सुशील जी, यूनिट हेड लखनऊ, along with Tulika Rana from Amar Ujala, to please join us
And in order to express a humble gesture of gratitude, I request both of them. मलिका, एक गुस्ताखी, मुझे लगता है कि मनु के बारे में अगर एक लाइन आप ना बोले कि आपके हिसाब से, हमने तो बेटी को सुन लिया, बेटी के हिसाब से माँ को सुन लिया, माँ के हिसाब से बेटी, अगर एक टाइम में, ताकि ये सेशन की पूर्णता हो जाए, जो आपको लगे उसने जो जो बोला, सही बोला, गलत बोला, और क्या कुछ ऐसा है जो आपको लगता है कि नहीं ये ठीक कर दो, ढेर सारी माएँ। आज के सेशन की खासियत ये है कि हमने उस आधी आबादी का फोकस किया है ताकि वो अपने घर में बच्चों से कैसे बात करनी, कैसे ट्रीट करना और उनकी इच्छाओं को कितना पूरा करना है, कैसे पूरा करना है। आप सभी को मेरा नमस्ते। कैसे आप सभी? ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए, और हम यदि स्वस्थ रहेंगे, हंसते मुस्कुराते रहेंगे, तो हमारे घर अपने आप ही चहकते और महकते रहेंगे। बेटा भगवान ने जैसे शादी होते बेटा दे दिया था, तो मुझे मेरी ये तमन्ना थी कि मेरे घर में एक बेटी आए। मैं भिवानी कॉलेज में ओटी करती थी, तो भगवान ने मुझे सरप्राइज दिया कि बेबी आने वाला है। कॉलेज में अलाउ नहीं था एडमिशन की, ऐसे प्रेग्नेंट इसको एडमिशन नहीं देंगे, तो बहुत ऐसे चक्कर लगाए। इवन ये आ गई, मुझे पता नहीं था, 2 महीने से बाद में पता चला कि मेरे पेट में बेबी है। तो मैंने भगवान से मैंने ये कहा कि भगवान मुझे बेटी दे दो, क्योंकि मैं अपने बेटे को भी बेटी के कपड़े पहनाती थी, वो छोटा था तब। मुझे बेटी ही चाहिए, मेरे घर में लक्ष्मी चाहिए, क्योंकि घर में बेटी होती है तो वो घर चहकता है। मैं देखती हूँ ये बाहर जाती है, बेटा घर पे रहते हैं, पति घर पे रहते हैं, तो घर में रौनक नहीं होती है। जब दोनों घर में रहते हैं तो इतनी खुशहाली, इतने हंसते बोलते हैं, हम हंसते रहते हैं। तो वो चीज मैंने देखा, ये बाहर चली जाती तो मेरे घर की रौनक खत्म हो जाती। इसलिए हर घर में चला जाऊंगा ना, उनकी आंखों से आंसू आने वाले बेटी की बात देख लो, इसलिए मैं कह रहा हूँ फटाफट बनाओ। बिल्कुल, जैसे मैंने बहुत माओं से ऐसे सुना है कि मेरे घर में मैं बेटी चाहती थी, बेटी नहीं थी, तो मैं उनको बोलती हूँ कि आपके घर में बेटी के रूप में बहू आएगी, आप उसको अपनी बेटी की तरह प्यार दीजिए। तो शुरुआत में बस यही था कि बस भगवान ने 2 बच्चे दिए, इनकी कोई ख्वाहिश मुझे इनकी मना नहीं करनी है। आज तक शायद जब से पैदा हुई है और अब तक हुई है, शायद आज तक इसने जो मांगा मैंने इसको शायद नहीं दिया, ऐसा नहीं हुआ मेरी लाइफ में। अभी तो एक सरप्राइज भी हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं, वो अभी बताऊंगी नहीं, किसी भी वे में नहीं बताऊंगी, क्योंकि आप एक बड़ा ही सरप्राइज हम आपको देंगे ओलंपिक के बाद में। ये इसको जो चाहत होती है इसकी, मुझे ये करना है, इसके लिए वो बड़ी तैयारी इसने कर रखी, ऑलरेडी उसने तैयार कर दिया। बस वेट है कि ओलंपिक हो जाए, उसके बाद में हम अक्टूबर नवंबर में आप लोगों के सामने। सर मेरे फ्रेम में दोनों है, वहाँ पे आधा दिख रहा है, वो अलग बात है, मेरे फ्रेम में है। आप लोगों से यही दुआएं हैं, और आप अपने बच्चों के साथ जुड़ते रहिए, क्योंकि मैं गुरुकुल में पढ़ी थी, तो वो गुरुकुल के मेरे संस्कार थे। गुरुकुल में हमें इतना एक फौजी की जो लाइफ होती है उसी तरह से हमें मेंटेन किया जाता था। सुबह 4 बजे उठो, रात को 10 बजे सो जाओ। मैंने स्कूल में 15 साल काम किया है। माइक पे जैसे मैं बोलती हूँ, थोड़ा सा मुझे हेजिटेशन होता है, अंदर से नहीं बोल पाती हूँ, तो अपने आप को मैं आगे के लिए तैयार करूँगी कि कुछ बातें मेरे जहन में होती है, आप लोगों के समक्ष लोगों को प्रस्तुत करूँ, ताकि एक माँ को हिम्मत मिले। मैं बड़ी ससुराल में आई गाँव में, तो मुझे काम पे लगा दिया। तो मैं मेरे पति को बोलती थी, यार मैं भैंस का गोबर डालने तो मैं नहीं आई थी, मैं पढ़ी थी, कुछ मुझे करना है, मुझे कुछ करना है, मैं ये काम में मुझे खुशी नहीं मिलती है। तो मैंने प्राइवेट एक कॉलेज ज्वाइन किया, उसके 6 महीने मेरा सिलेक्शन ओटी यूनो ओटी ओरिएंटल ट्रेनिंग जो बीएड माफिक होती है, मेरे करते ही उसको बंद कर दिया था। तो धीरे धीरे अपने आप को थोड़ा सा ऊपर निकाला कि मुझे गांव में ही रह के ये सब चीज़ें नहीं करेंगे। फिर स्कूल का प्लान किया कि एक स्कूल खोल लेते हैं, उसमें बच्चों को पढ़ा। प्राइवेट में तो ये था कि नहीं, प्राइवेट में जाएगी, थोड़े से पैसे देंगे, पूरे दिन ऐसे तो मैं खींच के रखेंगे। तो फिर खुद का स्कूल खोलने का मन हुआ तो खोला। फिर मैंने वहाँ 15 साल मैंने मेहनत करी, बच्चों को वो मैंने सब दिया जो बच्चों को चाहिए होता था। आज भी बच्चे मेरी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, मैं जहाँ भी जाती हूँ बच्चे मुझे देखते हैं, आके मुझे मेरे पैर छूते हैं तो एकदम ऐसे डर जाती हूँ, किसने आके मेरे पैर छुए, मैम आप हमें भूल गए। मैं उनको बोलती, बेटा तुम लोग बड़े हो गए हो ना, तुम्हारी दाढ़ी मूंछ आ गई, मैं तो वैसी की वैसी रहूँगी, शायद मैं तुम्हें नहीं पहचान पाती। तो बस मेरा यही टारगेट है कि जहाँ भी हम जुड़े, जहाँ किसी एक इंसान से भी जुड़ते हैं तो भी वहाँ अपनी छवि को छोड़ के आओ। तो मैं तो 1000 बच्चों से जुड़ी, वो बच्चे आज मुझे बड़ा याद करते। मैं स्कूल को छोड़ के आ गई, पेरेंट्स बोले कि आप नहीं है तो हमारे बच्चे भी स्कूल में नहीं आएंगे। तो बच्चों से दिल से जुड़ी हुई हूँ, और मेरा यही है कि मैं अभी अपनी, जैसे बच्चे बड़े हो गए, बोलते मम्मी आप कुछ करो, तो दोबारा से फिर मैं स्कूल में बच्चों से जुड़ूंगी, उनको अपनी संस्कृत की जो मेरी पढ़ाई है, जो मैं बच्चों को देना चाहती हूँ, मेरा ज्ञान है वो देना चाहती हूँ, उन तक पहुँचाता हूँ।
ताकि मेरी वजह से बच्चों को कुछ ज्ञान मैंने दिया, अपने छोटे से ज्ञान से मैंने बच्चों को कुछ ज्ञान दिया। यही मेरा माहौल था कि स्कूल में जब माएँ अपनी बेटियों को घर से बाहर निकालती थी, मैं उन माओं को मीटिंग में बुलाती थी कि एक बार आप आइए जी, मेरे हस्बैंड फौज में है, मतलब मेरे भी नेवी में है, हम माओं को थोड़ा सा हिम्मत रखना पड़ेगा तभी हमारे बच्चे, हम एक माँ ये दिखाएंगे कि हमारे पति बाहर नेवी की जॉब करते हैं, हमने अपने घर में बच्चों को संभाला है, तो आप सब दीजिए जो बच्चे को चाहिए होती। मैंने माओं को जो कभी घर से नहीं निकली थी उनको घर से मैंने निकाला, एक मीटिंग हमारी होती थी, आज वो सब माएँ मुझसे जुड़ी हुई है, उनको मेरे से बड़ी ज़्यादा हिम्मत मिली है उन माओं को। तो ये हिम्मत, अपनी हिम्मत, हम हमारे अंदर जो हिम्मत होती है दूसरी माँ को भी हमें दे देनी चाहिए ताकि वो हमसे कुछ सीख सकें। और जब एक गाँव में जो एक घरों जैसे हम बन के जाते हैं ना, उसको वो उठने नहीं देते हैं, वो सोचते हैं कि नीचे ही रह तू ऊपर मत उठ। जब मैंने स्कूल में पढ़ाना शुरू किया तो मुझे बड़ा दबाने की कोशिश करी, बड़ी हिम्मत से मैं जाती थी स्कूल में पढ़ाने के लिए। पता ही नहीं बेटी आने के बाद में मेरे अंदर जब बेटी पैदा हुई इतना जोश हुआ, इसके आने के बाद में हर चीज़ किसी ने टोका कि तू स्कूल नहीं जाए, ये नहीं करे, वो नहीं करे, मैं करती गई, मैंने पीछे मुड़ती नहीं देखा। तो ये सब शायद बेटी की बदौलत मेरी लाइफ चेंज हुई है। ठीक, और जैसा आपने कहा ना कि आप माइक पर बोलना शुरू करिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अगला सेशन अगले संवाद में जब होगा तो मनोविद मॉम का भी एक कर सकते हैं कि आप बहुत बढ़िया बोलिए, जैसा मैंने कहा कि मेरे हाथ में आता है मेरी हेजिटेशन, मतलब इतना नहीं, हम मनोविद मॉम करेंगे अगले संवाद में, तो गोल्ड मेडल जीत कर आएंगे और एक सेशन होगा, ये बात हम आपसे मंच पर ले रहे हैं। तुलिका, डॉक्टर मैम बैठी थी, मैं इनको सुनते पा रही थी, कितना अच्छे से बोल रही है, तो क्यों नहीं बोल पाएगी, तो मैं धीरे धीरे आप लोगों से उनकी हिम्मत मिलती है तो मैं करूँगी, देखना पक्का करूँगी। बहुत शुक्रिया मैम, और बहुत शुक्रिया मनु आपका भी अपना वक्त देने के लिए। और आज तक मनु हम सबके लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन रही हैं, लेकिन आज मुझे लगता है हमें एक नए रोल मॉडल मिल गई हैं जिनसे इतनी अच्छी वैल्यूज मनु को मिली है। तो आज थैंक यू सो मच मैम फॉर गाइडिंग अस, फॉर इंस्पायरिंग ऑल द वुमेन अराउंड एंड ऑल द मदर्स एवरीवेयर कि किस तरह अपनी डॉटर्स को आगे बढ़ाना चाहिए और उन पर भरोसा करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप दोनों का 1 मिनट का समय हम लेना चाहेंगे मंच पर। हमारे बीच कुछ बहुत ही टैलेंटेड शूटर बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं जिनको मंच पर बुलाकर एक ग्रुप फोटोग्राफ हम लेना चाहेंगे। So can we please invite those shooters to please join us on the stage so that we can capture this moment with a group photograph. और आप सभी से हमारा अनुरोध है कि इसके बाद बस कुछ ही पलों में हमारा अगला सत्र, जो अपने आप में एक ऐसा सत्र है जिसका आप सब बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जया किशोरी जी इस कार्यक्रम में पधारेंगी। लेकिन उससे पहले आज एक लंच के लिए हम लोग ब्रेक लेंगे, तो आप सभी से हमारी रिक्वेस्ट है कि एग्जैक्टली एट 2:40 वी विल रिक्वेस्ट यू टू प्लीज जॉइन अस हियर। और आगे की ये जितने आप 3 रोज देख रहे हैं, इन 3 रोज में हमारी बहुत पोलाइट रिक्वेस्ट है, सिर्फ महिलाएं बैठेंगी, सिर्फ महिलाएं विराजमान होंगी, क्योंकि आज का ये कार्यक्रम महिलाओं को डेडिकेटेड है। तो हम चाहेंगे कि हमारा अगला सत्र, जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को आगे देखना चाहती हूँ। और हम सब आज यहाँ पर चाहते हैं कि ये पहली जो 3 रोज हैं इसमें सिर्फ महिलाएं रहेंगी हमारे अगले सत्र में। तो आप सभी का थोड़ा सपोर्ट, थोड़ा कोऑपरेशन हम उम्मीद करते हैं। थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन। वी विल डिस्पर्स नाउ फॉर अ शॉर्ट लंच ब्रेक एंड वी रिक्वेस्ट यू टू प्लीज जॉइन अस एग्जैक्टली एट 2:40 so that we can proceed with the next prestigious session with none other than a motivational speaker and spiritual orator Jaya Kishori ji.